Good afternoon, students. I am Meenakshi Singh, Assistant Professor, Department of Management, Pentium Point Technical College, रीवा। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं लॉकडाउन चल रहा है और इस लॉकडाउन में पूरी दुनिया कोविड-19 नाम की बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। घर पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी मदद करिए, अपनों की मदद करिए और आपके घर के आसपास जितने भी लोग हैं हो सके तो उनकी भी मदद करिए। और इस ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू डेली हम लोग बात कर पा रहे हैं, स्टडी मटेरियल पे डिस्कशन कर पा रहे हैं और साथ ही साथ सिलेबस भी आपका कंप्लीट हो पा रहा है। बट इस ऑनलाइन क्लासेस देने का आइडिया क्रेडिट हमारे कॉलेज के ऑनरेबल CMD सर और रिस्पेक्टेड PD सर। आइए आज हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग की नेक्स्ट टॉपिक की, जो है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस के बारे में और उसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था। आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ने की क्यों हमको जरूरत है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद या कोई वस्तु जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब उसकी लाइफ साइकिल किस तरीके से चलती है या लाइफ साइकिल हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में मेनली 6 स्टेजेस होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन, डिक्लाइन और ऑब्सोलेसेंस। तो ये 6 स्टेजेस प्रोडक्ट की लाइफ में किन किन समय पर, किन किन अपॉर्चुनिटीज पर, कौन कौन सी सिचुएशंस पर आती हैं और उनका प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। अब इस ग्राफ के थ्रू हम आपको समझाते हैं। ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस है नीचे और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं और वाई एक्सिस में हम सेल्स वॉल्यूम को डिनोट कर रहे हैं। मीन्स ग्राफ जैसे ही लेफ्ट टू राइट जाएगा तो सेल्स हमारी, टाइम हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही हम लेफ्ट टू राइट, ये ग्राफ देखिए कि लेफ्ट टू राइट जा रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। इसका मतलब क्या है, समय बढ़ रहा है। और अगर ग्राफ ऊपर की तरफ और आगे जा रहा है, इसका मतलब समय के साथ साथ सेल्स वॉल्यूम, मतलब हमारे प्रोडक्ट की सेल्स की मात्रा बढ़ रही है। अगर ग्राफ हमारा आगे जाने के साथ साथ नीचे जा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर हमारे प्रोडक्ट की सेल्स वॉल्यूम नीचे आ रही है, गिर रही है। तो प्रोडक्ट के कौन कौन से स्टेजेस पे सेल्स हमारी ऊपर जाती है और सेल्स हमारी नीचे जाती है इन कंपैरिजन टू टाइम, आज हमको यही डिस्कस करना है। तो पहला स्टेज है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जब प्रोडक्ट पहली बार मार्केट में आता है, लॉन्च होता है और हम लोग प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानते हैं, वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, पर्सनल सेलिंग या जो भी हम फाइनेंस कर पाएँ, जो भी हमारे लिए सुटेबल हो, हम उसके ज़रिए अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन के फेज में ज़रूरी है कि हम ज़्यादा कस्टमर्स तक, ज़्यादा क्राउड तक अपने प्रोडक्ट को पहुँचाएँ, अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दें। ये हो गया इंट्रोडक्शन फेज। इंट्रोडक्शन फेज में देखिए जो ग्राफ है ये आगे की तरफ जा रहा है लेकिन ऊपर भी जा रहा है। इसका मतलब धीरे धीरे यहाँ पर प्रोडक्ट की जो सेल्स हो रही है वो बढ़ रही है। फिर एक पॉइंट आया, इस पॉइंट पर इंट्रोडक्शन फेज कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन फेज के बाद आता है ग्रोथ। ग्रोथ में हमारे प्रोडक्ट की सेल्स रैपिड बढ़ती है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है। इंट्रोडक्शन में काफ़ी धीरे धीरे सेल्स हमारी बढ़ती है, लेकिन ग्रोथ में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ हमारी हो रही है, मतलब ऊपर की ओर जा रहा है और आगे की ओर भी जा रहा है। तो ग्रोथ स्टेज में हमारी काफ़ी तेज़ी से सेल्स वॉल्यूम हमारा बढ़ता है और सेल्स बढ़ती है और समय आगे जा रहा है। इसके बाद ग्रोथ फेज के बाद अब हम आ जाते हैं मैच्योरिटी स्टेज, परिपक्वता। यहाँ पर भी देखिए समय आगे जा रहा है, समय जाने के साथ साथ अब जो ग्राफ है आगे जा रहा है, अब ऊपर भी जा रहा है, लेकिन रैपिड नहीं ऊपर जा रहा। जैसे यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर ऊपर आए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आते 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 यहाँ पर मैच्योर हो गए, मतलब वो सिचुएशन अब यहाँ पर सेल्स रुक गई। जितनी सेल्स बढ़नी थी उतनी बढ़ी। ये हो गई हमारी मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज के बाद हम आते हैं सैचुरेशन में। सैचुरेशन में क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, अब इसके ऊपर सेल्स जाने की कोई भी संभावना नहीं है। सैचुरेशन का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट का कॉम्पिटिटर आपकी मार्केट में आ चुका है। तो यहाँ पर देखिए सैचुरेशन स्टेज में अब हमारी थोड़ी सी जो प्रोडक्ट है वो सेल्स की थोड़ी सी नीचे आ रही है, लेकिन आगे की तरफ जा रही है।
अभी भी हमारी सेल्स है, इसलिए यहाँ पर धीरे 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 अब थोड़े सा हम नीचे आएंगे, लेकिन यहाँ पर अब सैचुरेट हो गया। अब प्रोडक्ट की सेल्स अब इसके ऊपर नहीं की जाएगी। अब इसके बाद हम आते हैं डिक्लाइन स्टेज पर। अब यहाँ पर देखिए समय के साथ साथ प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो नीचे आ रही है काफ़ी, लेकिन धीरे धीरे नीचे आ रही है, बट नीचे आ रही है। अब यहाँ पर लोगों ने धीरे धीरे हमारे प्रोडक्ट को नापसंद करना शुरू कर दिया और हमारे कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट को लेना स्टार्ट कर दिया। तो काफ़ी धीरे धीरे अब हमारी प्रोडक्ट की जो सेल्स है वो नीचे आ रही है। यहाँ पर धीरे धीरे आई। इसके बाद लास्ट स्टेज है ऑब्सोलेसेंस या डेथ या मृत्यु। मतलब यहाँ पर अब काफ़ी तेजी से प्रोडक्ट हमारा समय के साथ साथ अब बिल्कुल नीचे आ रहा है और आते आते यहाँ पर प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल जीरो में आ गया। यहाँ पर हमें सेल जीरो हुई, जैसे हमने यहाँ से स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन फेज में, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये ओरिजिन पॉइंट है। इस ओरिजिन पॉइंट में हमारा टाइम भी जीरो था और सेल्स भी जीरो था, दोनों ही चीज़ें जीरो थी। मतलब जब समय जीरो है तो सेल्स भी हमारी क्या हो रही है, वहाँ पर जीरो थी। लेकिन जैसे जैसे हम यहाँ से बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ से स्टार्ट किया था प्रॉफिट हमने अर्न किया है, हमने मार्केटिंग की है, हमने बिजनेस किया है, लेकिन अब क्योंकि हमने अपने प्रोडक्ट को इनोवेट नहीं किया, समय रहते प्रोडक्ट पे डेवलपमेंट नहीं किया, प्रोडक्ट का विकास नहीं किया, तो अब यहाँ पर हम डिक्लाइन स्टेज पर आ गए। अब समय हमारा काफ़ी आगे है, लेकिन प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन स्टेज में आ चुका, मतलब वहाँ पर सेल हमारी बिल्कुल जीरो है। अब या तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट को अब नया करें, उसका हम विकास करें, और विकास करने के बाद अब हमारी लाइफ साइकिल फिर से इंट्रोडक्शन फेज से स्टार्ट होगी। जैसे हमारा प्रोडक्ट नया हो गया तो उसके बारे में फिर से हमको अपने कस्टमर्स को, अपने मीडिया को, अपनी सोसाइटी को, अपनी पब्लिक को अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देनी होगी, नहीं तो उनको हमारे प्रोडक्ट के इनोवेशन के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता चलेगा। तो ये 6 स्टेजेस हैं, इसलिए हम इनको लाइफ साइकिल बोलते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की लाइफ में ये सारे स्टेजेस आने गए हैं। लेकिन इस स्टेज से और ऑब्सोलेसेंस से हम बच सकते हैं अगर हम समय रहते अपने प्रोडक्ट को इनोवेट कर दें, अपने प्रोडक्ट का विकास करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे एक्सटेंशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हम प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को बढ़ाएं कैसे, उनको हम एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। पहला है न्यू यूजेस, उनके नए नए यूजेस निकाल के, उसमें नए नए फीचर्स ला के, उसकी टेक्नोलॉजी को इनोवेट करके। तो अगर हम प्रोडक्ट के नए नए यूसेजेस अपने कस्टमर्स को बताएं तो बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट की सेल्स बढ़ सकती है। इसके बाद है न्यू मार्केट्स, नए नए मार्केट की खोज करना। प्रोडक्ट में जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जो फीचर्स हम यूज़ कर रहे हैं, जो नए फीचर्स हम दे रहे हैं, ऐसे मार्केट में हम लेके जाएं जहाँ पर उन कस्टमर्स ने ऐसे प्रोडक्ट को भी यूज़ ही नहीं किया, ऐसी टेक्नोलॉजी वहाँ पर आई ही नहीं है। तो ऐसे नए मार्केट्स की हम खोज करके अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं। फिर है प्रोडक्ट का मॉडिफिकेशन, जैसे जैसे हम नए नए मार्केट में जाएंगे, नए नए मार्केट की खोज करेंगे, तो अलग अलग मार्केट के हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिन फैक्टर्स पर हमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है जब प्रोडक्ट की लाइफ चल रही हो, बशर्ते कि हम डिक्लाइनिंग स्टेज पर ना पहुँचें। पहला है पर्सोनल स्ट्रेटेजी। पर्सोनल मीन्स हमारे एम्प्लॉयज़, जो एम्प्लॉयज़ हमारी मार्केटिंग के लिए, हमारे प्रोडक्ट की सेल्स के लिए काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटेजी कैसी है, कितनी बेहतर है प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने की। रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, हम किस कंडीशन पे हैं, रिस्क लेने की कंडीशन पर हैं कि नहीं। इसके बाद है प्रोटेक्शन बाय पेटेंट। अगर हम अपने प्रोडक्ट का, अपने ब्रांड का अगर हम पेटेंट करा लें, उस नाम से उस प्रोडक्ट को दूसरा कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी प्रोड्यूसर सेल नहीं कर सकता है, तो पेटेंट कराना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद है इकोनॉमिक फोर्सेस। इकोनॉमिक फोर्सेस कितनी स्ट्रांग है हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, पर्टिकुलर मार्केट में जाने के लिए। इसके बाद है केस ऑफ कॉम्पिटिटिव एंट्री। कॉम्पिटिटिव एंट्री का मतलब है कि जब हम अपने नए प्रोडक्ट के साथ, नए इनोवेटिव प्रोडक्ट के साथ किसी नए मार्केट में एंटर करते हैं, तो वहाँ पर हमको ये देखना होता है कि हमारे प्रोडक्ट के ऑलरेडी कितने कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल हैं, उनकी डिमांड कितनी ज़्यादा है, हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने की कितने ज़्यादा चांसेस हैं, जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट इनोवेशन पे या हमारे प्रोडक्ट की यूज टेक्नोलॉजी पर। और इसके बाद है लास्ट रेट ऑफ मार्केट एक्सेप्टेंस। मार्केट एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जिस मार्केट में हम जा रहे हैं, ऑब्वियसली हमने वहाँ की एनालिसिस पहले से की होती है मार्केट एंट्री करने से पहले, तो वहाँ का मार्केट हमारे प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, क्योंकि दूसरा देश है, दूसरे देश में नए टैक्स, नई ड्यूटीज़, नए रेट्स सब चेंज होते हैं, तो उनके बारे में हमें पता करना होता है। बस ये भी देखना होता है कि हम तो यहाँ से
एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर इम्पोर्ट करने की परमिशन है भी कि नहीं है, अगर है तो कितने % चांसेस हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग के। एंड लास्ट है रेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, हम कितनी जल्दी कितनी बेहतर हम टेक्नोलॉजी को, तकनीक को परिवर्तन कर रहे हैं। और अब हम जानेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की यूजेस की, क्या क्या यूजेस हैं, प्रॉफिट्स को हम बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बेसिस पर हम कैसे यूजेस को बढ़ा सकते हैं, हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कितनी बेहतर है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक सेलिंग, इसके द्वारा अपनी मार्केटिंग को बढ़ा सकते हैं। बेसिस ऑफ न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग, और इसी के आधार पर हम नए प्रोडक्ट प्लानिंग का भी आधार हम रख सकते हैं कि नया प्रोडक्ट हमको प्लान करना है कि नहीं करना, वो हमको कस्टमर्स के रिव्यू से, कस्टमर्स के फीडबैक से पता चल जाता है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, और उसी आधार पर हम अपने नए प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करते हैं। जैसे ही हमने उसका डेवलपमेंट किया तो देन इंट्रोडक्शन फेज से उसकी लाइफ साइकिल क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी। एज अ कंट्रोल टूल, जब हम प्रोडक्ट को नया करते हैं, कस्टमर्स के हिसाब से नया करते हैं, तो हमको प्रोडक्ट पर और मार्केट पर कंट्रोल करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। एज अ प्लानिंग टूल, प्लान भी हम कर सकते हैं, कस्टमर्स का जैसा फीडबैक मिला, नया प्रोडक्ट प्लान करना है कि नहीं करना है, तो ये सारी चीज़ें नहीं, वहीं पर डिसीजन ले लेते हैं। एंड लास्ट है फॉरकास्टिंग टूल, पूर्वानुमान लगाना, प्रोडक्ट प्लान करना है नहीं करना है। प्लानिंग टोटली बेस्ड ऑन फॉरकास्टिंग, अगर हम फॉरकास्टिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हम प्रोडक्ट की प्लानिंग भी नहीं कर सकते हैं। तो फॉरकास्टिंग हम पहले करते हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, नया करना है कि नहीं करना। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। आई होप आज आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंटरनेशनल प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।